नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू कराने का समर्थक है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच चिंता वाले मुद्दों पर सीधी बातचीत का समर्थन करेंगे। खास बात यह है कि अमेरिका का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की 5 अगस्त को वर्षगांठ है। उधर 2 दिन पहले भारत से बातचीत करने की इच्छा जताने वाला पाकिस्तान एक बार फिर अपने पुराने रंग में आ गया है। भारत ने शहबाज शरीफ के बातचीत के प्रस्ताव को भाव नहीं दिया, तो अब पाकिस्तानी पीएम ने जहरीला बयान दे दिया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की 5 अगस्त को वर्षगांठ है। इससे पहले अमेरिका की ओर से भारत पाकिस्तान रिश्ते पर बड़ा बयान आया है। अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बातचीत का समर्थन किया है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बुधवार को अपने दैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से कहा, जैसा कि हमने लंबे समय से कहा है, हम चिंता या तनाव के मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान के सीधी बातचीत का समर्थन करते हैं। ये लंबे समय से हमारी स्थिति रही है। दरअसल मैथ्यू मिलर की ये टिप्पणी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा सभी गंभीर और लंबित मुद्दों के समाधान के लिए भारत के साथ बातचीत करने की पेशकश के 2 दिन बाद आई है। पाकिस्तान और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध अगस्त 2019 से ही तनावपूर्ण हैं, जब भारत ने जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को बदल दिया। वहीं पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद की नीति खत्म नहीं की जाती है, तब तक भारत के लिए पड़ोसी देश के साथ सामान्य संबंध रखना संभव नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा, हम आतंकवाद को सामान्य बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। हम इसे पाकिस्तान के साथ चर्चा में शामिल होने का आधार नहीं बनने दे सकते। मेरे लिए ये काफी सामान्य ज्ञान वाला प्रस्ताव है। भारत से बातचीत करने की इच्छा जताने वाला पाकिस्तान एक बार अपने पुराने रंग में आ गया है। भारत ने शहबाज शरीफ के इस प्रस्ताव को भाव नहीं दिया, तो अब पाकिस्तानी पीएम ने जहरीला बयान दिया है। शहबाज ने तुर्की से युद्धपोत मिलने के बाद एक कार्यक्रम में भारत पर हमला बोला और कहा कि कुछ तत्व इस क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित करने की रेस में हैं। इस बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को साफ कह दिया है, वह कोई मध्यस्थता नहीं करेगा। वह सिर्फ दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत का समर्थन करता है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत का समर्थन किया हो। इसी साल मार्च में भी अमेरिका के विदेश विभाग के तत्कालीन प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि अमेरिका दोनों देशों में बातचीत कराने के लिए तैयार है, लेकिन पहले इसके लिए दोनों देश तैयार हों। नेड प्राइस ने कहा था कि अमेरिका दोनों देशों के सहयोगी के तौर पर बातचीत के लिए मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। कभी एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी रहे सऊदी अरब और इजराइल के बीच भी बातचीत के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है और बहुत संभव है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही कूटनीतिक रिश्ते कायम हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का मामला कुछ अलग है। वहाँ की राजनीति ही भारत विरोध पर टिकी है। जो नेता भारत के खिलाफ जितनी नफरत वाला बयान दे, उसका पाकिस्तान की सियासत में कद उतना ही ऊंचा हो जाता है। ऐसे में पाकिस्तान से बातचीत और कुछ सार्थक उम्मीद करना बेमानी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। एक तरफ तो प्रस्ताव कि पड़ोसी देशों के साथ सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, देश को बनाने के लिए हम अहम भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए पड़ोसी देशों से हमें बातचीत करनी चाहिए। और दूसरी तरफ तुर्की से आप हथियार लीजिए, उसके बाद ये कहिए कि फला जगह पर जो तत्व हैं वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। भारत की तरफ इशारा था। तो ऐसे में एक कहावत ज़रूर सामने आती है जो अक्सर हम बचपन में पढ़ते रहते हैं, भेड़ की खाल में भेड़िया।
क्या पाकिस्तान इस तरह का बनने की कोशिश कर रहा है? इसको समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। जितेंद्र ओझा जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हम आज उनके अनुभव को बांटेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। जितेंद्र जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। दो तरह के बयान, एक तरफ आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है, करगिल भी देख लीजिए, एक बड़ा उदाहरण है। ये कब तक चलेगा? और ये प्रस्ताव जो पाकिस्तान ने दिया है भारत के लिए, ये तो आगे बढ़ने से पहले ही एक तरह से क्वेश्चन मार्क लग गया यहाँ पर। देखिए, शहबाज शरीफ की कोई वजूद नहीं है कि वो कुछ भी कर सके, या किसी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान में कोई वजूद नहीं है। भारत को पाकिस्तान को उसी रूप में देखना चाहिए जिस रूप में वो है। हमसे बहुत गलतियां होती रही हैं और मैं मानता हूं कि पाकिस्तान जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में पाकिस्तान का बने रहना भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा है। देखिए, पश्चिम का अपना एजेंडा होता है, अपना इंटरेस्ट होता है। अगर पाकिस्तान की क्रिएशन पे आप देखें कि हम लोगों ने सिनेमा में हम लोग अक्सर देखा करते हैं कि डकैत जब किसी बिल्डिंग से लूट के भागते हैं तो जाते जाते उस बिल्डिंग में आग लगा देते हैं। तो पाकिस्तान इसी तरीके से बना कि जब एक कॉलोनियल पावर या इंपीरियल पावर जब जा रही थी तो जाते जाते उसने सांप्रदायवाद का इतना बड़ा जहर बोया कि उसके बराबर का कोई मैन मेड कार्नेज नहीं है। और पाकिस्तान के बारे में जो हम आतंकवाद में उसकी जो इन्वॉल्वमेंट थे उसके बारे में जब बात कर रहे थे, दुनिया में कोई हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ था। अमेरिका का भी रवैया 9/11 तक हमारे खिलाफ था और अब सभी को पता है कि किस तरीके से चीन जो है पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए रविंद्र जी, जियो पॉलिटिक्स में या नेशनल सिक्योरिटी में बहुत सी बातें दिखाई नहीं देती हैं और पीछे रहती हैं। तो हमें बड़े कठोरता से इसको सोचना चाहिए और हमारा मकसद पाकिस्तान से बातचीत करने भर से नहीं होता है। मैं बिल्कुल कुछ जगह पे पंचशील में विश्वास नहीं करता हूं कि आप अपने घर में जो चाहे कीजिए, आप अपने घर में जहर की खेती कीजिए, आप अपने घर में भयंकर जहरीले मच्छर उगाइए ताकि वो मच्छर हमें आके काटे, या जहरीले घड़ियाल पैदा कीजिए कि वो हमारे यहाँ आके काटे। तो भारत का रवैया ये होना चाहिए था कि पाकिस्तान के इस जहरीलेपन को किस तरीके से कुचला जाए। हम लगातार गलतियों पे गलतियां करते रहे हैं कि पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बनने दिया, खास करके उस समय पश्चिम से न्यूक्लियर हथियार उन्होंने चोरी करके बनाया। जो भी हो, तो इस वजह से अमेरिका के एक बयान को हमें देखना चाहिए और हमें करना वही चाहिए जो हमें करना उचित होगा। लेकिन ये बातचीत जो है, मैं ये कहता हूँ कि ये पूरा जो डिप्लोमेसी जियो पॉलिटिक्स आज जो है सिर्फ बातचीत करने से नहीं होती है। आप अपने घर के इंस्टीट्यूशन को देखिए कि कैसे हैं, यहाँ रूल ऑफ लॉ कितना मजबूत है। अगर घर में रूल ऑफ लॉ मजबूत नहीं है तो बहुत सारे पाकिस्तानी नेटवर्क हमारे अंदर घुस के हमारे लोगों को इन्वॉल्व करके, और ऐसा कई बार हो भी चुका है, डायरेक्टली कर रहे हैं। हाँ। तो देखिए, मेरा यही मानना है कि जब इस मुद्दे को हम देखते हैं तो सिर्फ बातचीत नहीं, देखिए आज की तारीख में डिप्लोमेसी और जियो पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो गई है। तो मेरा मानना है कि अपने भीतर हम रूल ऑफ लॉ को इतना मजबूत करें कि जरा भी स्पेस नहीं मिलना चाहिए। और जहां से 370 की बात है रविंद्र जी, 370 हमारा कंप्लीटली अंदरूनी मामला है, इसका तो किसी इंटरनेशल प्लेटफॉर्म में जिक्र भी अभी तो हमें यही समझना होगा कि बातचीत का जो प्रस्ताव, एक मिनट रुकिए। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि भारत के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क इस रीजन में या कहीं पे भी जुड़ रहे हैं उसको हम अपने लाइक माइंडेड फोर्स से, चाहे वो अमेरिका के फोर्स हो, चाहे इजराइल के फोर्स हो, चाहे रशिया के फोर्स हो, चाहे कहीं के भी फोर्स हो, चाहे सऊदी अरेबिया के फोर्स है, उन सब से मिलके इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क पे जहां पाकिस्तान मजबूत है उसको ध्वस्त करने की जरूरत है। और वो जब ध्वस्त होता है तभी पाकिस्तान पे दबाव बनेगा और तभी पाकिस्तान जो है कायदे की बात करना शुरू करेगा। ठीक है, बिल्कुल। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी साहब से भी थोड़ा अनुभव उनके हासिल कर लेते हैं। अब एक प्रस्ताव यहाँ पर रखा पाकिस्तान ने, गंभीरता से लिया जाए क्या इसको? आप किस नजरिए से देखते हैं उसको? जय हिंद रविंद्र जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। पाकिस्तान और चीन दो ऐसे देश हैं कि भारत सपनों में भी उन पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि भारत ने जब जब पाकिस्तान और चीन पे भरोसा किया है, इन दोनों देशों ने भारत की पीठ पे सिर्फ छुरा ही घोंपा है। पाकिस्तान जो एक देश बना उसकी बुनियाद ही भारत विरोधी और हिंदू विरोधी थी, और तब से लेके आज तक भारत ने कई बार कोशिशें की पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्ती करने की, लेकिन पाकिस्तान ने कभी वो हाथ नहीं बढ़ाया जिससे कि दोस्ती का रास्ता आगे जा सके। रविंद्र जी, 2012 से लेके आज तक तकरीबन 28 मीटिंग्स हुई हैं हाई लेवल ऑफिशियल्स की भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें से 6 मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर लेवल की हुई हैं। और हम देख रहे हैं उसका नतीजा क्या है कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देने से चूक नहीं रहा। भारत की मेन मांग ये है कि
उसे आतंकवाद का समर्थन खत्म करना चाहिए, जिन्होंने भारत में कई बारी कहर मचा हुआ है। जब तक पाकिस्तान अपनी असूली बुनियाद ठीक नहीं करेगा, ये भारत पाकिस्तान की दोस्ती कभी जा ही नहीं सकती। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा। 1996 में भारत ने पाकिस्तान को ट्रेड में मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया और उसको हमने वापस लिया पुलवामा अटैक के एक दिन के बाद 15 फरवरी 2019 को। लेकिन आज तक पाकिस्तान ने कभी हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस नहीं दिया। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भारत 100 कदम आगे चला है पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान आधा कदम भी नहीं आगे चला है भारत के साथ दोस्ती करने के लिए। लेकिन जितेंद्र जी, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण बात की, मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा दिया, लेकिन कैसे हम पाकिस्तान को सबक देंगे? पहले अमेरिका के साथ मिलता रहा, अब चाइना का उसको साथ मिल रहा है, तो उसकी तो जो अपनी चीजें हैं, मूलभूत चीजें, वो पूरी हो रही हैं। ऐसे में वो उसको सबक कैसे दिया जाएगा? और भारत इतना दयालु क्यों हो जाता है? देखिए, हमारा सोचने का तरीका हमेशा से डिफेक्टिव रहा है। मैं कई दफे कह चुका हूं कि एक सभ्यता के रूप में भी कभी हम हुआ करते थे, आप देखें कि ईरान से भी आगे, सेंट्रल एशिया से होते हुए इंडोनेशिया तक, लेकिन अब जिस किसी वजह से वो डिके आया कि हमने सोचना बंद कर दिया। नहीं तो पहले भी भारत को लोग अपॉर्चुनिटी समझते थे। जब मैं थोड़ा सा डाइवर्स करके कह रहा हूं कि जब अशोक ने आक्रमण किया था तक्षशिला पे, तो वहां के लोगों ने, जनता ने स्वागत किया। अगर हम वाकई जियो पॉलिटिक्स या ग्रैंड स्ट्रेटजी बना के चलते हैं तो भारत आक्रमण करता है तो पाकिस्तान की जनता स्वागत करेगी कि भारत आने का। देखिए, पाकिस्तान को सबसे अच्छी जमीन दी गई एक साजिश के तहत, जहां पे इंडस वैली के जो रिवर सिस्टम थे, कैनाल सिस्टम डेवलप हो चुके थे, सबसे अच्छा हेल्दी पॉपुलेशन मिला। सारे दुनिया की तरफ से अगर आप देखते हैं तो ये एक साजिश के रूप में पाकिस्तान का अपना वजूद क्या है, ये कन्वर्टेड नहीं। लेकिन हम यहाँ थोड़ा एक सवाल पूछना चाहेंगे, एक सवाल पूछना चाहेंगे। हाँ, क्या होना चाहिए आप थोड़ा सा सुनिए रविंद्र जी। नहीं, समय, चूंकि समय का अभाव रहता है ना, तो हम चाहेंगे कि संक्षेप में उसका समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, नहीं, देखिए जितेंद्र साहब, हमारे पास समय का बहुत अभाव होता है। हम जानते हैं कि एक लंबा वक्त लगेगा। आप की जो बातें हैं, वो इतना अनुभव है आपके पास कि वो पूरा आधा घंटा लग जाएगा। लेकिन चूंकि समय का अभाव होता है, तो इसलिए हम संक्षेप में आंसर भी चाहेंगे और संक्षेप में आगे भी बढ़ेंगे। ये आपसे गुजारिश है जी। बोलिए। हाँ, मैं यही कहना चाहता था कि पाकिस्तान का अपना कोई वजूद नहीं है, उसको किसी और पावर से क्रिएट किया, और क्रिएट करने का एक मात्र मकसद ये था कि जो 1/5 या 1/4 मैनकाइंड है उसको कैसे चेक करके रखा जाए। तो पाकिस्तान का इजाद हुआ है एक कैंसर के रूप में भारत को रोकने के लिए। अब इक्वेशन बदलते हैं, और इस बदलते हुए इक्वेशन में कभी चाइना नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान कमजोर हो। देखिए, इतनी बुरे हालत में आया लेकिन उसको बेल आउट कर लिया गया, और वो इस्लाम का कभी इस्तेमाल करता है, कभी किसी और चीज का इस्तेमाल करता है। तुर्की की अपनी मजबूरी है, ईरान गलती से यहाँ पे चला है। जब ये जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होता है, तो इस इक्वेशन को आपको मैनेज करना है, और वो जो है अच्छे बनने से नहीं होता है। जियो पॉलिटिक्स में यही कहता हूं कि जियो पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी कई दफे आपको बहुत ही खतरनाक काम करने पड़ते हैं जो नॉर्मल सोसाइटी में नहीं होते हैं। उसका रूल ही वही है। हाँ, लेकिन एक एग्जाम्पल अमेरिका का है। अगर हम अमेरिका का एग्जाम्पल ले लें कि एक ही बार हमला हुआ था WTC पर, उसके बाद क्या हाल किया था, उसामा को कहाँ घुसकर मारा था जाके, उसके बाद तो हिम्मत नहीं होती। ऐसा कोई जवाब भारत को भी देना चाहिए था, खासकर कारगिल के बाद। जब इस तरह की स्थिति आती तो हम क्यों अमेरिका पे डिपेंड हो जाते हैं या बाहरी देशों पर डिपेंड हो जाते हैं? ये भी हमें सोचना होगा कि कई ऐसे मौके आए जब हम पाकिस्तान को अच्छा खासा सबक दे सकते थे। खैर, हम एक बड़ी खबर की तरफ थोड़ा रुख करना चाहेंगे, उसके बाद हम ब्रेक की तरफ। पाकिस्तान ने प्रस्ताव रखा है कि पड़ोसी देशों के साथ बातचीत सुचारू रूप से चलनी चाहिए। देश के हालात ठीक करने हैं तो ये जरूरी है, और किसी भी देश के लिए क्या, कोई व्यक्ति भी अगर कहीं रहता है तो पड़ोस में अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो सारी चीजें व्यवस्थित हैं, ऐसी ही कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की इन बातों पर भरोसा कितना किया जाए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। सोनी साहब, आपने जिस तरह से बताया कि 28 बैठकें अगर हो चुकी हैं, तो अगर अगली भी बैठक होती है तो निश्चित तौर पर 2 मुद्दे आते हैं, एक तो कट्टरपंथी और दूसरा आतंकवाद। लेकिन कहते हैं भी कि दुम कभी सीधी नहीं होती, तो ऐसे में पाकिस्तान कैसे सीधा होगा? और बातचीत में जब ये मुद्दे फिर से उठाए जाएंगे तो फिर वो मान पाएगा क्या? प्रस्ताव तो उसने रख दिया। रविंदर जी, 8 जुलाई 2013 को विन वीपू, जो कि चीनी सरकार का अखबार है और हांगकांग से प्रकाशित होता है, उसमें एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था 6 जंग जो चीन लड़ेगा अगले 50 साल में। उसमें एक जंग का जिक्र है कि 2035 में पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, और उसी वक्त चीन हमला करेगा भारत पर अरुणाचल प्रदेश के लिए। और अगर हम सारी टाइम लाइन देखें तो वो इस तरफ संकेत करें कि इस आर्टिकल में बहुत दम है। पाकिस्तान अगर हमसे बातचीत भी करेगा
तो सिर्फ समय गेन करने के लिए करेगा, क्योंकि उसने और चीन ने हम पे युद्ध छेड़ना ही छेड़ना है। और इन 6 युद्ध का सबसे बड़ा सही प्रमाण ये है कि अमेरिका ने बोला है कि 2027 में अमेरिका और चीन का युद्ध होगा ताइवान पे, और इन 6 युद्ध में पहला युद्ध का जिक्र ये है। मेरे कहने का मतलब है भारत के पास अगले 12 से 13 साल हैं अपनी सैनिक शक्ति में इजाफा करने के लिए, अपनी पूरी तैयारी करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और चीन निश्चित भारत पे हमला नहीं, करेंगे। लेकिन सोढ़ी साहब, तो जो ये समीकरण बन रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की को मजबूती मिल रही है और जो समीकरण बन रहे हैं, उससे क्या इतना आसान हो जाएगा कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पर अटैक कर दें? रविंदर जी, आज की तारीख में चीन हमसे 3 चीजों में आगे है। एक है साइबर वॉरफेयर, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वॉरफेयर, तीसरा है स्पेस वॉरफेयर। और ये 3 चीजें अहम भूमिका निभाएंगी जो भी आने वाली युद्ध होंगी। अब हमारी भी तैयारी पूरी चल रही है, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं, लेकिन जहां तक आपका सवाल है, मेरी राय में ये युद्ध होगा। हालांकि देखिए, पहले लोग कहते थे कि रूस कभी यूक्रेन पे हमला नहीं करेगा, लेकिन रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। अभी ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने कह दिया है कि 2027 में युद्ध होगा अमेरिका और चीन का ताइवान के ऊपर। तो ये युद्ध होने ही होने हैं, ये सिर्फ वक्त की बात है, 2035 में हो या 2036 में हो। ठीक है जितेंद्र जी, चूंकि वक्त अब कम रह गया है, तो हम आपसे ये जरूर समझना चाहेंगे कि एक तो भरोसे की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब जो समीकरण बनेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि युद्ध हो सकता है, तो क्या इतना आसान होगा ये चीजें, और क्या विकल्प होना चाहिए अगर बातचीत आगे बढ़ती भी है तो? देखिए, हम लोग ऑलरेडी अनडिक्लेयर्ड अनकन्वेंशनल वॉर फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी और चीन से भी। कन्वेंशनल वॉर कब होता है वो दूसरी बात है। आप जो कह रहे हैं कि टेररिज्म का जो अटैक है वो कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, वो एक कवर्ड वॉर है। हमारे इंस्टीट्यूशन को सबवर्ट करने का जो अटैक है वो कवर्ड वॉर है। चाइना ने ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया। आज हम मानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की जब बात करते हैं तो उसमें आपकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, आपके रोबस्ट प्राइवेट सेक्टर, आपके मीडिया, आपके पॉलिटिकल सेक्टर, ये तमाम चीजें शामिल है। युद्ध सिर्फ कन्वेंशनल वॉर नहीं है, तो कई एक सेक्टर में अनडिक्लेयर्ड वॉर हो रहा है, और अनडिक्लेयर्ड वॉर में हमारे इंस्टीट्यूशन को, हमारी कैपेसिटी को सबवर्ट किया जा रहा है। इकोनॉमिकली हमें ट्रिपल करने की कोशिश की जा रही है। कई एक मिनरल रिसोर्सेज है, उसमें मोनोपोलिस्टिक एक्सेस चाइना ने बना रखा है। हमारे आसपास जो सर्कल, जो आप इंडियन ओशन में देखिए कि कैसे जो है ये हम्बन तोता का पोर्ट फॉर एग्जाम्पल, ड्यूअल यूज पोर्ट है, हमारे मरीन रिसोर्सेज किस तरीके से लूटे जा रहे हैं। तो ये एक अनडिक्लेयर्ड वॉर हम फेस कर रहे हैं। और उनकी चाइना की संजू की थियरी अगर आप देखें रविंद्र जी, वो क्या है कि वो कहते हैं कि युद्ध करने से पहले ही हम युद्ध जीत जाए, तो वो सबवर्शन पे विश्वास करते हैं। तो ये जो अनडिक्लेयर्ड ये कर रहा है, तो बातचीत में आप देखिए कि इनकी कोई काबिलियत नहीं है। मिलिट्री जिसको चाहेगी उसको ला के दिखाएगी, जो स्टेटमेंट कहेगी पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान के लीडर उसी की बात करेंगे, उसके अधिक सिविलियन लीडर की बातचीत करने की कैपेसिटी नहीं है। अब सवाल आपने कहा कि कैसे किया जाए, वही मैं कहता हूँ कि बहुत सारे तरीके होते हैं जिसको डिस्कस नहीं किया जा सकता है टेलीविजन पे। और तीसरा जो है, कहते हैं कि 8th या 9th जनरेशन वॉरफेयर की जो बातचीत चल रही है कि कैसे आपकी मिलिट्री कैपेसिटी को हम डिकैपेसिटेट कर दें। अब अमेरिका में लोग जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो कभी ऐसा चीन चाह रहा है कि वो आप न्यूक्लियर वॉर फार करने जाए तो वो मशीन ही काम नहीं करे। तो ये जो बहुत तरीके हैं, तो हमें 35-36 का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें हर वक्त जो है जिस तरीके से चैलेंज आ रहा है उस चैलेंज का सामना ही नहीं करना चाहिए, बल्कि एक आखिरी सवाल जितेंद्र जी आपसे, वो ये है कि एक तो पाकिस्तान की हालत खराब है, आर्थिक रूप से तो अस्थिर हो रहा है, राजनीतिक रूप से भी वो अस्थिर हो रहा है। ऐसे में इन्वर्टेड कॉमा तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। चाइना कैसे प्रयोग कर पाएगा अगर अस्थिर होगा पाकिस्तान? और दूसरा सवाल ये है कि क्या जैसे अमेरिका ने यूक्रेन का यूज किया रशिया के लिए, वैसे ही चाइना यूज करेगा पाकिस्तान को? देखिए, हर चीज का एग्जाम्पल नहीं होता है। देखिए, पाकिस्तान में जनता की कहीं कोई महती है। जो लोग टेररिस्ट बन के भी आते हैं उनको वो सामान की तरह इस्तेमाल करते हैं। आग में जैसे लकड़ी जलाया जाता है, अपने ह्यूमन रिसोर्स को वैसे ही लकड़ी जला रहे हैं। पाकिस्तान को एक नॉर्मल देश नहीं है, वहां तो एक सिंडिकेट है, एक कॉकस है जो मिलिट्री में है, और वो मिलिट्री जो है जब चाहे किसी और के लिए काम करना शुरू कर दे। उस वहां के लोगों को अपने देश से कोई लेना देना नहीं है। उनके सारे इन्वेस्टमेंट देखिए तो वेस्ट में है, उनके बच्चे वेस्ट में रहते हैं। तो वो जो है उस तरीके से आप देखना ही बंद कर दीजिए कि वो कोई देश ही नहीं है।
जिसका कोई ठीक। अकाउंटेबिलिटी नहीं है वहां के लोगों की। ठीक और बात। जो इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, लोगों ने इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है कि भाई आप अपने टेरर ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर को जारी रखिए, ठीक। भारत को ब्रीच कीजिए, भारत में रेडिकल बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी की बात आती है। वक्त इतना ही था ओझा साहब। ऑलरेडी इस्तेमाल कर बड़ी रहा है। खबर भी हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन पाकिस्तान अस्थिर है और जिस तरह के युद्ध के कयास हैं ताइवान को लेकर, चाइना का और बाकी चीजें, तो उससे भारत पर भी युद्ध के जो बादल है मंडरा रहे हैं। लेकिन ऐसे में भारत अपनी स्थिति जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खुद की स्थिति को मजबूत कर रहा है, उससे इतना आसान नहीं होगा इन दोनों देशों के लिए भी, क्योंकि अमेरिका भी कई बार ये कह चुका है कि अगर भारत पर हमला हुआ तो उसके लिए हमेशा तैयार है। ऐसे में इतना आसान नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने का।